हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है कॉस्ट को डिटरमिन करना, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना। बट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं और ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो आज यही सीखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे फर्स्ट एलिमेंट है मटेरियल। मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है, यानी कि कच्चा माल। वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, यानी कि ऐसा माल जिस पे हमने काम तो स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी तक उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई। या फिर वो फिनिश गुड भी हो सकता है जिसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब मटेरियल को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ लेबर भी चाहिए होगी जो कि उसके ऊपर कुछ हार्डवर्क करेगी ताकि वो मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो सके। तो जो भी लेबर की कॉस्ट होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद लेबर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया। क्या लेबर जो है वो रोड पे बैठ के मटेरियल को कन्वर्ट करेगी? नहीं, लेबर को कोई ना कोई जगह चाहिए होगी, कोई बिल्डिंग चाहिए होगी जहाँ पे वो मटेरियल को कन्वर्ट कर सके, प्रोडक्शन कर सके। फिर उन्हें वहाँ पे एसी, कूलर, फैन भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। फिर उन्हें कुछ मशीन्स चाहिए होंगी जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन करेंगे। तो यानी कि ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर किए जाएंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। तो ये जो थर्ड वन होता है एक्सपेंसेस। तो ये तीनों चीज़ें जो है, इन तीनों की कॉस्ट मिलके क्या बनता है, हमारी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर हमने मटेरियल पे किया, जो भी एक्सपेंडिचर हमने लेबर पे किया और जो भी एक्सपेंडिचर हमने एक्सपेंसेस पे किया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल क्या होता है कि मटेरियल कोई भी फिजिकल सब्सटेंस होता है जिससे कोई भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो भी फिजिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा क्या होता है, मटेरियल होता है। जैसा कि मैंने बोला था, मटेरियल रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, या फिर वो मैन्युफैक्चर स्टेट में भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी बना बनाया है, आपने बस उसे सेल करना है। तो मटेरियल रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, या फिर वो फिनिश गुड भी हो सकता है। कॉस्टिंग के लिए यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मटेरियल को टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल होता है जो भी हमारे फिनिश गुड्स का मेजर पार्ट बन जाता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें पेजेस चाहिए और इंक चाहिए जिससे कि वो प्रिंट हो सके। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, फिनिश प्रोडक्ट का मेन पार्ट है। तो जो भी फिनिश गुड्स का मेजर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती है। जैसे कि हमें स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, हमें गम चाहिए होगा फेविकोल उनको चिपकाने के लिए, हमें कॉटन वेस्ट चाहिए होगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स चाहिए होंगे। तो काफ़ी सारी आइटम्स जो हमारे प्रोडक्ट का मेजर पार्ट नहीं बनती वो हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। तो ऐसी मटेरियल जो कि फिनिश गुड्स का मेजर पार्ट होता है दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल, और जो मेजर पार्ट नहीं बनता लेकिन फिर भी हम उसे यूज़ करते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दे आर रॉ मटेरियल्स, जो कि इंटीग्रल पार्ट बन जाता है फिनिश प्रोडक्ट का, और आप उसे कन्वीनियंटली ट्रेस कर सकते हो स्पेसिफिक यूनिट ऑफ आउटपुट में। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये पेपर है तो ये पेपर किस किस चीज़ से मिलके बना है, एक हमारा पेपर से मिलके बना है एंड सेकेंड इसके ऊपर जो इंक लगी है। सो दी आप इसमें स्पेसिफिक यूनिट्स पर ट्रेस कर सकते हो कि हाँ इस शीट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। सम एग्जाम्पल्स यहाँ पर है कि अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे पास जो रॉ कॉटन होगा वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर आप डीजल बनाते हैं तो आपके लिए क्रूड ऑयल जो है वो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। अगर आप ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, कार, स्कूटर, तो जो स्टील होगा वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर जॉब मिलता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिलता है, या हम किसी प्रोसेस की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, तो ऐसा मटेरियल जो मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए परचेज करते हैं या जॉब के लिए परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे 1000 टॉयज़ मैन्युफैक्चर करके देना है, तो 1000 टॉयज़ के लिए जितने भी मटेरियल का मैं ऑर्डर दूंगी वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड है ऑल मटेरियल एक्वायर्ड एंड सब्सिक्वेंटली रिक्विजिशन फ्रॉम द स्टोर फॉर प्रोडक्शन। रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। देखिए, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए या मुझे ये सामान चाहिए।
तो स्टोर क्या करता है, उसे ये सामान इशू करता है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उस रिक्वेस्ट को बोलते हैं रिक्विजिशन। उन्होंने बोला कि जो भी मटेरियल आप परचेज करते हो या एक्वायर करते हो अपने स्टोर से प्रोडक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। यानी कि प्रोडक्शन के लिए मैंने मांगा, मैंने बोला कि सर मुझे पेपर चाहिए क्योंकि मुझे बुक्स प्रिंट करनी है और इंक भी ख़त्म हो गई है, मुझे इंक भी दे दो, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन अगर मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे झाड़ू पोछा चाहिए, तो क्या वो मेरी प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा? नहीं, वो मेरे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। बड़ी बाहर से झाड़ू आ रही है, पोछा आ रहा है और कंज्यूमेबल स्टोर्स आ रहे हैं, कॉटन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो मेरे डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं है। वो मैंने प्रोडक्शन के लिए नहीं मंगाया, वो मैंने साफ़ सफाई के लिए सामान मंगाया है, तो वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा। थर्ड है कंपोनेंट और पार्ट परचेज और प्रोड्यूस एंड रिक्विजिशन फ्रॉम स्टोर। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई भी मार्केट से कोई भी कंपोनेंट या फिर पार्ट परचेज़ किया है, जैसे कि अगर हम कोई कार को असेंबल करते हैं और मैंने कार असेंबल के लिए मैंने कोई स्टील का स्टीयरिंग मंगवाया है, या फिर मैंने कोई टायर्स जो हैं वो बाहर से मंगवाए हैं, या फिर उन्हें प्रोड्यूस किया है, या फिर मैंने स्टोर डिपार्टमेंट से बोला कि मुझे इतने टायर चाहिए, मुझे इतने व्हील्स चाहिए, तो जो भी सामान हमने या तो स्टोर रूम से मंगवाया है या फिर हमने खुद प्रोड्यूस किया है या फिर हमने बाहर से परचेज़ किया है, तो वो भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। इसके बाद है मटेरियल जो कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पास होता है, वो भी हमारे लिए मटेरियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने शुगर केन लिया और शुगर केन को मैंने शुगर में कन्वर्ट करना है, तो शुगर केन जो है वो मेरा प्रोडक्ट प्रोसेस 1 में जाएगा और वहाँ से वो क्या बन जाएगा, गुड़ बन जाएगा, जैगरी बन जाएगा। और इस प्रोसेस से पास होने के बाद मैं उसे सेकंड प्रोसेस में डालूंगी, जिससे कि वहाँ से वो शुगर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्रोसेस हो गए। दिस इज़ प्रोसेस 1 एंड दिस इज़ प्रोसेस 2। तो जो इस प्रोसेस से मिलके मेरा जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है वो भी क्या है, एक तरीके का मटेरियल ही है। तो प्रोसेस 1 से मुझे गुड़ मिला, गुड़ जाएगा प्रोसेस 2 में जिससे मुझे शुगर मिलेगा। तो जो जैगरी है यानी कि गुड़ है वो भी मेरे लिए क्या है, मटेरियल ही है। तो मटेरियल जो कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पास होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसे खुला नहीं बेच सकते, आपको उसको मटेरियल को पैक करना ही पड़ेगा, तो जो भी प्राइमरी पैकेजिंग होगी वो भी आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल है। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट की बात की जाए तो वो खुला नहीं सेल हो सकता, आपको उसको ट्यूब में डालना ही पड़ेगा। तो ट्यूब में डालने के लिए जो भी आपने उसको रैपिंग यूज़ किया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली पाउडर है, पाउडर लूज़ फॉर्म में आप उसे सेल नहीं कर सकते, आपको उसको डब्बे में ही डालना पड़ेगा। तो प्लास्टिक बॉक्स में जब आप उसे डालेंगे, प्लास्टिक की बॉटल में, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट है आइटम्स, जैसे कि अगर हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है, यानी कि जब हम बाहर से सामान मंगवाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, यानी कि मटेरियल को प्लेस पे लाने के लिए, प्लेस ऑफ बिजनेस पे लाने के लिए जितने भी आप एक्सपेंसेस इनकर करेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एडेड टू द इनवॉइस प्राइस, यानी कि वो मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो मटेरियल अगर आपने 100 रुपीज़ का मंगवाया, जिसमें से आपका 5 रुपीज़ इम्पोर्ट चार्जेस है एंड 20 रुपीज़ जो है वो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, तो हम कह सकते हैं कि हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई, 125 रुपीज़। तो यही है कि जो भी इंपोर्ट वगैरह आपके चार्जेस आप पे करेंगे, जितना भी आप ट्रांसपोर्ट का पैसा पे करेंगे, वो सारा आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड कर दिया जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी जैसे मैंने बोला कि इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है कि जो बिजनेस में आता तो है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल एंड वेस्ट, यानी कि जो हमारी मशीन्स होती हैं उनको वो घिस जाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी ग्रीसिंग की जाती है, तो ग्रीस करने के लिए उनके लिए ऑयल यूज़ किया जाता है और ग्रीस करने के बाद उनको साफ़ किया जाता है। तो जो कॉटन वेस्ट होता है, कॉटन का बचा हुआ ख़राब पार्ट होता है, उसको कॉटन वेस्ट बोलते हैं, तो उससे मशीन की साफ़ सफाई की जाती है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर आपका जो ऑफिस में है वहाँ पे आप स्टेशनरी यूज़ करते होंगे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए। फैक्ट्री में रिकॉर्डिंग रखी जाती होगी, कौन से एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितनी छुट्टी ली, कितने घंटे इन्होंने काम किया, कितने पीस मैन्युफैक्चर करे, तो इन सब के लिए भी हमें स्टेशनरी या प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारा का सारा मटेरियल, जैसे झाड़ू पोछा मैंने आपको बोला था कि ब्रूम आ रही है, वाटर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो आ रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में आपके प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका फैक्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला स्टेशनरी, फैक्ट्री में भी फोरमैन रिकॉर्ड रख रहा होगा एम्प्लॉयज़ का, ऑफिस में भी रिकॉर्ड रखा जाता है हर चीज़ का, कितने लोग हैं, कितने मैनेजर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने स्टाफ वगैरह हैं,
हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए, सारी रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, फाइल्स वगैरह सब कुछ। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी रखेगा, कितनी यूनिट्स हमने सेल करी, कितनी हमारी वापस बैड डेट हो गई, कितना डिस्काउंट हमने दिया, कितना सेलिंग चार्जेस हमने लिया है, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग ये लोग भी रखते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस में भी, और हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है लेबर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे लेबर जो कि मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब मटेरियल की तरह लेबर को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। पहले समझते हैं हु इज़ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कौन हो गई? ऐसी लेबर हो गई जो कि डायरेक्टली इंगेज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि वो एम्प्लॉयज़, वो लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रही है। वही लोग बैठ के आपके टॉयज़ बना रहे हैं, वही लोग फर्नीचर बना रहे हैं। अगर आप एक शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो वही लोग आपकी शर्ट का कपड़ा काट रहे हैं, शर्ट की स्टिचिंग कर रहे हैं, बटन्स लगा रहे हैं, कॉलर बना रहे हैं, कफ बना रहे हैं। तो ये सारा काम जो भी एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं वो कौन हो जाएंगे? डायरेक्ट लेबर। तो ये लेबर कॉस्ट जितना भी हम इनको वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन जो भी कुछ देंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो जाएगी। चाहे आप उन्हें कोई भी इंसेंटिव दो, बोनस दो, कमीशन दो, जितना भी कॉस्ट है वो सारा हमारा डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। तो ये वो लेबर कॉस्ट है जो कि स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है प्रोडक्ट के ऊपर, जिसे कि आप कन्वीनियंटली ट्रेस कर सकते हो एंड प्रोडक्ट पर। एंड प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड। तब फिनिश गुड में कह सकते हो कि फिनिश गुड्स पे इन्हीं लोगों ने काम किया है, कन्वीनियंटली आप ट्रेस कर सकते हो कि यही 5 एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है। एग्जाम्पल्स कौन कौन हो गए? जैसे कि लेबर ऑफ मशीन ऑपरेटर, मशीन्स को ऑपरेट करने वाले एम्प्लॉयज़ हो गए। असेंबलर्स हो गए, अगर आपने कोई असेंबली का काम है, आपने प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में बनता है और लास्ट में उसको असेंबल किया जाता है, तो असेंबलर्स हो गए। यहाँ पे गिवन है कि एक वर्कर जो होता है वो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए डायरेक्ट लेबर है और थोड़े टाइम के लिए वो इनडायरेक्ट लेबर है, कुछ पार्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, वो क्या करता है कि सुबह से लेके जो है वो 9 to 12 तक एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में टाइम डिवोट करता है, 3 घंटे, तो वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। लेकिन 12 बजे के बाद से लेके, यानी कि 12 बजे से शाम के 6 बजे तक वो क्या करता है? वो वहाँ पे गार्ड की ड्यूटी देता है। तो गार्ड जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो एक ही एम्प्लॉय डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो 99 से लेके 12 आवर्स तक की जो उसकी ड्यूटी रहेगी, उसका जो कॉस्ट है, यानी कि जो वेजेस हम पे करेंगे उसे 3 घंटों की, वो हमारी कहाँ पे जाएगी? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में ऐड कर दी जाएगी। लास्ट एलिमेंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब वो सारा एक्सपेंडिचर जो ना कि मटेरियल पे हो रहा है, जो ना कि लेबर पे हो रहा है, वो सारा एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे गिवन है कि जो भी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग एंड द नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द ओन्ड एसेट, यानी कि कोई भी अंडरटेकिंग अगर कोई भी सर्विसेज ले रही है तो वो क्या हो जाएगी? जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने रेंट पे किया कहीं का, तो रेंट क्या है हमारे लिए? हम एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इंश्योरेंस हमने लिया है, गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। दूसरा है नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द ओन्ड एसेट, यानी कि ओन्ड एसेट्स मतलब अगर बिजनेस के खुद की कुछ एसेट्स हैं, उनको यूज़ करने पर हमें किसी को पैसे नहीं देने, एक्चुअल में हमें किसी को कोई अमाउंट नहीं पे करना, कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना, लेकिन फिर भी उनकी कॉस्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम या तो रेंट पे दे सकते हैं किसी पर्सन को, और हम उससे 10,000 रुपीज़ रेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बिल्डिंग को रेंट पे ना देकर इस बिल्डिंग पे हम खुद ही अपना बिजनेस खोल लें, हम अपना बिजनेस रन करें, तो हमें किसी को भी कोई रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना बिजनेस यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ तो मैं ये 10,000 का रेंट अर्न कर सकती थी, वो मेरे हाथ से चला गया। तो ये क्या है? ये एक तरीके की कॉस्ट है, क्योंकि मैं अपने ही ओन्ड एसेट को यूज़ कर रही हूँ, मैं इस बिल्डिंग को खुद ही यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से 10,000 की इनकम जो मेरी हो सकती थी अब वो नहीं हो रही। तो 10,000 की जो इनकम मेरे हाथ से चली गई वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो जब हम एसेट की कॉस्ट जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो इन 10,000 को कंसिडर करेंगे कि 10,000 रुपीज़ मेरी रेंट की कॉस्ट है, जो कि मैंने एक्चुअल में किसी को पे नहीं किया, बट इट्स अ नॉशनल कॉस्ट। अब जैसे हमने मटेरियल और लेबर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिमिलरली हमारे एक्सपेंसेस भी 2 टाइप्स के हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? वो सारा एक्सपेंडिचर जो कि ना तो डायरेक्ट मटेरियल पे हुआ है,
ना ही हमारी डायरेक्ट लेबर पे हुआ है। इन दोनों को छोड़कर जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट या फिर जॉब की यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इन एक्सपेंसेस को एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं चार्जेबल एक्सपेंस। तो कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह वर्ड गिवन होगा चार्जेबल एक्सपेंस, तो वो कुछ नहीं है, चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हमने कोई स्पेशल मशीन या फिर प्लांट को हमने हायर किया है प्रोडक्शन के लिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो जो भी उसके रेंट चार्जेस मैं पे करूँगी दैट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली हमने कोई स्पेशल मोल्ड यानी कि जो सांचे होते हैं, हमने कोई स्पेशल मोल्ड परचेज कर रहे हैं या फिर हमने डिज़ाइंस या फिर पैटर्न्स मंगवाए हैं। कोई टॉय अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमने बोला उसके लिए हमें सांचा चाहिए, मोल्ड चाहिए, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन या फिर पैटर्न्स, तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो इन टॉयज़ को मैन्युफैक्चर करने में लग रही है, तो ये भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगर हमने कोई आर्किटेक्ट है, सर्वेयर्स है या फिर अदर कंसल्टेंट को कोई फ़ीस पे की है तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। अगर हमने अपने कोई मॉडल को लॉन्च करने से पहले कई बार हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराते हैं कि क्या हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट है या फिर उसके मॉडल के ऊपर हमने खर्चा किया है कि कैसा बनेगा, वो सारे एक्सपेंडिचर क्या होंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। अगर हमने जॉब तक लाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हमने यूज़ किया है, जैसे कि मशीन हमें लेके जानी है जॉब साइट तक, कोई ऑपरेशंस करने के लिए हमें मशीन्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पे हमारी जॉब है, वहाँ तक ले जाने के लिए जो भी हम चार्जेस पे करेंगे कन्वेंस के या फिर ट्रांसपोर्ट का, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर हमने कोई चीज़ यूज़ की है, कोई भी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसके लिए हमने पेटेंट या फिर रॉयल्टी के लिए हमने कोई अमाउंट पे किया है, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है अगर कोई डिफेक्टिव वर्क होता है। डिफेक्टिव वर्क क्या होता है, जैसे कई बार हम मशीन से प्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारी मशीन्स के ब्लेड वगैरह होते हैं वो सारे ब्लंट हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से शुरू की प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी होती है लेकिन लास्ट की कुछ प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिफेक्टिव वर्क, यानी कि ऐसा वर्क जो कि ख़राब हो गया। डिफेक्टिव वर्क एक और वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है जब हमारी प्रोडक्शन ख़राब तो हो गई लेकिन हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा उस पर एक्सपेंडिचर करके। तो जो भी डिफेक्टिव वर्क की कॉस्ट है उसको भी ठीक करने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हमने कुछ टॉयज़ जो थे वो मैन्युफैक्चर करे, तो टॉयज़ की जो कटिंग थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो अब उन टॉयज़ को मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर मिला था कि मुझे इस तरीके के टॉयज़ चाहिए, तो अब वो जो कस्टमर है वो उन टॉयज़ को नहीं लेगा, वो कहेगा ये तो मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो हो गई डिफेक्टिव कॉस्ट। अब इनको करेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ये जो डिफेक्टिव मेरे टॉयज़ निकले हैं मशीन से इनको करेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी इन डिफेक्टिव आइटम्स को या प्रोडक्शन को करेक्ट करने के लिए मेरी कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क। अगर मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी और इन 1000 में से 100 यूनिट्स जो है वो मेरी ख़राब हो गई थी, 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स को करेक्ट करने के लिए जो मेरा खर्चा होगा वो है कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, और इन 100 यूनिट्स को ठीक करने पे मेरे 500 रुपये अगर लग जाते हैं तो 500 रुपये किसकी कॉस्ट हो जाएगी, इन पूरी 1000 की मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही है। देन है लाइसेंस फ़ी। अगर मैंने कोई लाइसेंस फ़ी पे करी है तो भी वो एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, और ये वही है हायरिंग चार्जेस फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आपने कोई हायर चार्जेस पे किए हैं तो भी वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब, प्रोडक्ट या फिर सर्विस पे आप कह नहीं सकते कि ये मैंने डायरेक्टली इस प्रोडक्ट पे खर्चा किया है या इस पर्टिकुलर जॉब पे खर्चा किया है। इसके लिए एग्जांपल है फैक्ट्री का रेंट। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। अब यहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं वहाँ का जो रेंट है वो मैं 90,000 रुपीज़ पे करते हैं। तो क्या ये 90,000 का रेंट ए दे रहा है, क्या ये 90,000 का रेंट बी का है, क्या ये रेंट सी का है? द क्वेश्चन इज़ किसी भी पर्टिकुलर का नहीं है, ये एक कंबाइंड रेंट है जो हम तीनों प्रोडक्ट्स के लिए पे कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि तीनों के लिए पे किया जा रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रपोर्शनेटली किसी पर्टिकुलर बेस के ऊपर हम इसको अपोर्शन कर देंगे वेरियस कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब जिसकी वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट सेंटर ए है, बी है और सी है। इन तीनों को अपोर्शन किया जाएगा, अपोर्शन मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा
प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। और बेस क्या होगा कि अगर तीनों ने इक्वल स्पेस यूज़ किया है तो तीनों में इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाएगा 30,000 30,000 30,000। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो कि डायरेक्टली एलोकेट नहीं होता किसी पर्टिकुलर जॉब पर, लेकिन हम उसे अपोर्शन करते हैं। अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी पर्टिकुलर बेसिस पर। जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री में लाइटिंग यूज़ होती है तो लाइटिंग तीनों प्रोडक्ट को मिल रही होगी, तो तीनों के लिए लाइटिंग क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस चार्जेस पे कर रहे हैं हम लोग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर, जो भी ऊपर हमने डिस्कस किए उनको छोड़कर अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर और करते हैं तो वो सारा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने एलिमेंट्स की बात की थी कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। उन तीनों के अंदर हमने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम देखते हैं ओवरहेड्स क्या होता है। तो देखिए, ओवरहेड्स क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों को एडअप कर लेते हैं तो हम उसके लिए एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरहेड्स। यानी कि एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ओवरहेड्स कितने हैं। तो 10 इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ ओवरहेड है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करने पे आई विल गेट दी ओवरहेड। अब देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमारे पास 3 तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे ऑफिस वर्क किया जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जहाँ पे मटेरियल को रखा जाता है, फिनिश प्रोडक्ट को रखा जाता है वेयर हाउस में, वहाँ से कस्टमर को सेल किया जाता है। वहीं पे हमारा सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने हमने सेल किया, कितना बेड डेट हो गया। तो जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेलिंग करना है, वो सारा हमने यहाँ से करते हैं। तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ इनडायरेक्ट लेबर और कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। तो जो भी फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, किस किस चीज़ की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल की, किसकी, ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर्स और लुब्रिकेंट्स। सिमिलरली इनडायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट लेबर कौन हो गया, फैक्ट्री का मैनेजर की सैलरी, टाइम कीपर जो कि एम्प्लॉयज़ का टाइम रख रहा है उसकी सैलरी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि फैक्ट्री का रेंट देना, फैक्ट्री की लाइटिंग और फैक्ट्री का इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो फैक्ट्री का टैक्सेस पे करना। तो ये तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे फैक्ट्री या फिर वर्क के ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये तीनों चीज़ें फैक्ट्री में हो रही हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है। अगर वो तीनों चीज़ें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑफिस ओवरहेड। अगर यही तीनों चीज़ें सेलिंग डिपार्टमेंट की है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अगर ये तीनों चीज़ें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की है तो हम कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देखिए, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि आपने स्टेशनरी रखी है, ब्रूम रखी है, झाड़ू, डस्टर रखा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑफिस में इनडायरेक्ट लेबर क्या हो सकती है, जैसे कि ऑफिस के स्टाफ, डायरेक्टर की फीस, तो ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कैसा हो जाएगा, जैसे कि ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस की लाइटिंग, तो ये हमारा ऑफिस ओवरहेड्स में तीनों चीज़ें आ गई, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि हमने पैकेजिंग करना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। इनडायरेक्ट लेबर में क्या हो सकता है, सेल्स स्टाफ की सैलरी, जो भी सेल करता है, सेल्स मैनेजर होगा, उनको कमीशन दी जा रही होगी, दैट इज़ इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो सकता है, जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, हमने अपना इंश्योरेंस किया, हमने गोडाउन का रेंट दिया जहाँ पे हमारा फिनिश गुड्स रखा हुआ है, तो ये तीनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखिए, एक बार समरी देख लेते हैं जितना भी अभी तक हमने किया। हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बात की कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। मटेरियल आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे ही एक्सपेंस भी होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कि ये हमारे ओवरहेड्स हैं। और ओवरहेड्स को हम क्या कह सकते हैं, अगर ये ओवरहेड्स फैक्ट्री के हैं, यानी कि फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल,
फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम कहेंगे ये फैक्ट्री का खर्चा है, यानी कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। अगर ये तीनों चीज़ें ऑफिस की हैं तो हम कहेंगे ऑफिस का ओवरहेड है, और अगर ये तीनों चीज़ें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की है तो हम कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।